रहीमपुर नाम के एक छोटे से गांव में सीता और उसका पति रवि रहते थे। यह गांव हरे भरे खेतों और साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। रवि के पिताजी मोहन की उम्र काफी हो चुकी थी और उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। सीता एक मेहनती और समझदार महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर अपने छोटे से खेत में जाती थी, जहां वह तरह तरह की सब्जियां उगाती थी। दूसरी ओर रवि भी दिन रात मेहनत करता था। वह गांव के अन्य लोगों के खेतों में मजदूरी करता था। अरे सीता बहन, ये सब्जी कितने रुपए किलो दी है? अरे बहन, वही 10 रुपए किलो दी है। जितनी चाहे ले लो, एकदम ताजी और बढ़िया सब्जी है। सच कहूँ तो बाजार में जितनी भी सब्जियां मिलती हैं, उनमें तुम्हारी सब्जी सबसे अच्छी होती है। पता नहीं तुम क्या जादू करती हो, जो तुम्हारी सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। अरे बहन, इसमें कोई जादू नहीं, बस अपनी मेहनत और ईमानदारी है। हम लोग खुद खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी खाद पानी देते हैं, तभी हमारी सब्जियां इतनी स्वादिष्ट होती हैं। और फिर जब अपने हाथों से उगाई हुई चीज किसी के घर पहुंचती है और लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो दिल को बहुत खुशी मिलती है। यही तो बात है सीता बहन, तुम्हारी बातों में भी सच्चाई झलकती है और सब्जियों में भी। अच्छा, मुझे 1 किलो टमाटर और 2 किलो आलू दे दो। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया तो हमेशा की तरह फ्री में ही दोगी ना? अरे रीना बहन, तुम भी ना हरी मिर्च और धनिया तो हर ग्राहक को मेरी तरफ से बोनस में मिलते ही हैं। जब लोग मेरे ठेले से सब्जी लेकर जाते हैं और खुशी खुशी घर पर पकाते हैं, तो वही मेरी असली कमाई होती है। सीता सब सब्जियां बेचकर अपने घर आ जाती है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सारी सब्जियां बिक गईं और कमाई भी बढ़िया हो गई। देखो ये लो पैसे, पहले सेठ जी के पास कुएं के पानी के पैसे देकर आ जाना। आखिर उन्हीं के कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं हम। लेकिन सीता, एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारी सब्जियां इतनी अच्छी कैसे होती हैं? देखो, सेठ जी के पास बड़ा खेत है, ढेरों नौकर चाकर हैं, महंगे बीज और खाद भी डालते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सब्जियों में तुम्हारी जैसी ताजगी और स्वाद नहीं आता। ऐसा क्या करती हो तुम? अरे रवि, ये तो हमारी मेहनत और प्यार का नतीजा है। सब्जी उगाना सिर्फ खेत जोतने और बीज डालने का काम नहीं है, यह तो एक तरह की सेवा है। जब हम खुद अपने हाथों से सब्जियों की देखभाल करते हैं, रोज सुबह पौधों से बात करते हैं, उन्हें सही वक्त पर पानी और खाद देते हैं, तो वो भी हमें प्यार लौटाते हैं। हाँ, यह बात तो सही है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सेठ जी ने हमें अपना कुआं दे रखा है। अगर उनका कुआं नहीं होता तो हमारी मेहनत भी अधूरी रह जाती। हाँ रवि, ये तो सच है। अपने कुएं में तो पानी ही नहीं है, इसलिए हमें सेठ जी पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन सोचो, अगर एक दिन सेठ जी ने कुएं से पानी देना बंद कर दिया, तो हमारी खेती का क्या होगा? अरे तुम दोनों आपस में किस बारे में बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं पिताजी, वह सब्जी अच्छी दिख रही है ना, तो इसलिए हम आपके इलाज के बारे में भी बात कर रहे थे। रवि, अब हमारे पास पैसे काफी अच्छे जुड़ चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि हमें पिताजी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि वह बिल्कुल अच्छे हो सके। कई सालों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हमने अब तक सिर्फ गांव के वैद्य जी से ही इलाज करवाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम उन्हें शहर के किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाएं। हाँ सीता, मैं भी यही सोच रहा था। पिताजी की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जब वह पहले खेतों में हमारे साथ काम करते थे, तब कितनी ताकत थी उनमें, लेकिन अब देखो, 2 कदम भी चलने में थक जाते हैं। हमें अब कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सीता और रवि दोनों घर जाकर देखते हैं तो उनके पिताजी के मुंह से खून निकल रहा होता है। हॉस्पिटल दूर होने के कारण वह गांव के वेद जी के पास ही ले जाते हैं। वेद जी, पिताजी की हालत बहुत खराब है। आपने देखा उनके मुंह से कितनी बुरी तरह खून निकल रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है उनके साथ? वे ठीक तो हो जाएंगे ना? रवि, मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। हमें जल्द से जल्द पिताजी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। उनका इस हालत में ज्यादा देर तक रहना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वेद जी, डॉक्टर के पास ले जाना तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि ऐसे इलाज में बहुत सारे पैसे लगते हैं। हमें कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊं? मेरे पास तो कोई जमीन जायदाद भी नहीं है जिसे बेचकर पैसे इकट्ठा कर सकूं। देखो रवि, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।
हमें किसी भी हाल में पैसों का इंतजाम करना होगा। तुम्हें कोई रास्ता निकालना ही होगा। क्या किसी से उधार लिया जा सकता है? कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला जो मदद कर सके? रवि कुछ देर सोचता है, फिर वह सेठ जी के पास जाने की सोचता है, क्योंकि गांव में एक वही आदमी है जो सबसे ज्यादा धनवान है। रवि सेठ के घर जाता है। सेठ जी, मेरी बात सुनिए। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनके मुंह से खून निकल रहा है। उनकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, उनके इलाज के लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। अरे रवि, इतनी बड़ी रकम 2 लाख रुपए, इतनी ढेर सारे पैसे कोई अपने घर में थोड़ी ना रखता है। यह कोई छोटी रकम नहीं है बेटा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुश्किल में हो, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना आसान नहीं है। सेठ जी, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बस थोड़ी सी मदद की गुहार लगा रहा हूँ। मैं ये पैसे लौटा दूंगा, कुछ भी करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पिताजी की जान बचाने से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। तभी भोलाराम की पत्नी रोशनी यह बात सुन लेती है और रोशनी भोलाराम को बुलाती है। अरे जरा यहाँ आना। हाँ रोशनी, बताओ क्या बोल रही थी तुम? कहीं तुम फिर से उस भिखारी रवि की वकालत तो नहीं कर रही? देखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसे एक पैसा भी मत देना। बातें तो ऐसे करता है जैसे कोई बहुत बड़ा जमींदार हो, लेकिन असलियत में जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे मैं तो खुद तुमसे यही कह रही थी कि उसे रवि को कुछ भी पैसे मत देना, और उसके पास जो हमारा कुआं है उसे वह भी ले लो। मुझे नहीं लगता कि वह अब उसके पैसे भी दे पाएगा। तुम ठीक कह रही हो। देख रवि, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे अपने भी कई खर्चे हैं। और सुन, एक और जरूरी बात, जो हमारा कुआं तेरे पास है, कल से उसमें से पानी लेना छोड़ देना। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि हमारी पूरी खेती उस कुएं के पानी पर निर्भर है। अगर आपने वो कुआं हमसे छीन लिया तो हमारी फसल कैसे बचेगी? हमारी जिंदगी उसी पानी पर टिकी हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए रवि? सूखा पड़ने वाला है और हमें भी पानी की जरूरत है। सेठ जी ने साफ कह दिया है कि अब कुएं से पानी सिर्फ हमारे लोग ही लेंगे। तुम्हारे खेतों में क्या होता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि बेचारा उदास होकर वापस वेद जी के पास आ जाता है। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगा। आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जी पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपने हमेशा कहा था कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, तो फिर अब आप क्यों हार मान रहे हैं? बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे घर के बाहर जो कुआं है वो कोई आम कुआं नहीं है। वो हमारी पीढ़ियों की सबसे बड़ी अमानत है। जब भी कोई बड़ा संकट आया, वो कुआं हमारी मदद के लिए खड़ा रहा। इतना बोलकर रवि के पिताजी मर जाते हैं। रवि और सीता दोनों रोने लगते हैं। रवि, मुझे लगता है कि हमें इस कुएं को खोदकर देखना चाहिए। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि हमारा नसीब इसी कुएं में है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने कोई राज हमारे लिए छोड़ रखा हो। लेकिन सीता, ये कुआं तो बरसों से सूखा पड़ा है। इसमें भला ऐसा क्या हो सकता है जो हमारी किस्मत बदल दे? बचपन से ही हम इसे खाली देखते आए हैं। मैं जानती हूँ रवि, लेकिन पिताजी कभी भी बिना वजह कुछ नहीं कहते थे। अगर उन्होंने कहा कि हमारा नसीब इसी में है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। हमें एक बार इसे खोदकर देखना चाहिए। लेकिन सीता, अगर इसमें कुछ नहीं निकला तो अगर ये सिर्फ एक वहम हुआ तो हम बेकार में मेहनत करेंगे और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। सीता और रवि दोनों कुआं खोदने लगते हैं। उन्हें कुत्ते 2-3 दिन हो जाते हैं। तभी एक बड़ा सा पत्थर उनको दिखाई देता है। रवि और सीता दोनों उसे पत्थर को हटाकर देखते हैं तो उसमें से एक रास्ता निकलता है। वह दोनों उसे रास्ते पर को जाते हैं। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ क्या करने आए हो? बाबा, हम इस रास्ते से पहले कभी नहीं गुजरे, लेकिन हमें हमारे पिताजी ने कहा था कि इस कुएं तक पहुंचना बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा था अगर कुएं को छुओ तो तुम्हें तुम्हारा नसीब मिल जाएगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इस कुएं से हमारा नसीब कैसे जुड़ा है। बेटा, यह कोई साधारण कुआं नहीं है, यह भाग्य का कुआं है। इसके पानी में वो रहस्य छिपा है जो मनुष्य की किस्मत बदल सकता है। लेकिन बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप हैं कौन ना? बहुत साल पहले जब दुनिया मुझे भूल चुकी थी, जब कुछ दुष्ट लोगों ने मेरी हत्या करने की ठानी थी, तब तुम्हारे पिताजी ने मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझे इन पापियों से बचाने के लिए इस कुएं में उतार दिया और कहा था कि सही समय आने पर मैं फिर से बाहर आऊंगा। तब से मैं अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे यही हूँ, इस कुएं की रखवाली कर रहा हूँ। हमारे पिताजी ने आपकी मदद की थी, लेकिन हमें तो कभी उन्होंने इस बारे में नहीं बताया। कुछ बातें बताने से ज्यादा निभाने के लिए होती हैं बेटा। तुम्हारे पिताजी ने मेरे प्रति जो उपकार किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। और अब जब तुम यहाँ आए हो तो शायद तुम्हारा भाग्य भी इस कुएं से जुड़ा हुआ है। बाबा एक जादू करते हैं और उन्हें एक जादुई मटका देते हैं। बेटा, ये कोई आम मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है। तुम जब कुएं के बाहर जाओ तो इस कुएं पर थोड़ा सा पानी मारना, यह सुख कुमार पूरा पानी से भर जाएगा और इस पानी से जिस चीज के ऊपर तुम चाहोगे वह चीज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बन जाएगी। रवि और सीता दोनों कुएं के बाहर आ जाते हैं और कुएं पर जैसी हल्का पानी मारते हैं, वह कुआं पूरा पानी से भर जाता है। अब सीता रोज सब्जी लेकर जैसे ही बाहर जाती है, उसकी सब्जी जाते ही बिक जाती। उसने काफी जल्दी काफी ढेर सारे पैसे जोड़ लिए। अरे भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कहाँ तो इस सीता के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। रोज रोज दूसरों के घर जाकर रोटी मांगनी पड़ती थी और अब देखो हर दिन इसकी दुकान पर ताजी और बढ़िया सब्जियां मिल रही हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी सुना है कि इसके खेत तो बंजर हो गए थे, महीनों से वहां एक भी फसल नहीं उगी। फिर ये सब्जियां कहां से आ रही हैं? और सबसे बड़ी बात, यहाँ के सबसे बड़े साहूकार सेठ जी ने तो इसका कुआं तक वापस ले लिया था। तब तो बेचारे के पास पीने तक का पानी नहीं बचा था। हाँ, और उस पर तो यह भी सुना था कि इसके घर के बाहर जो कुआं था वह पूरा सूख गया था, उसमें बूंद भर पानी नहीं बचा था। लेकिन अब देखो, वही कुआं लबालब भरा हुआ है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। कुछ तो गड़बड़ है भाई, हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीता चोरी छिपे कोई तिकड़म कर रही हो? हाँ, और अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये हमारा सारा धंधा चौपट कर देगी। पहले ही गांव के कई लोग इसकी दुकान से सब्जियां खरीदने लगे हैं। क्या बात है रामलाल, तू इतना हड़बड़ाया हुआ क्यों दिख रहा है? कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? सेठ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। गांव में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। बता, क्या हुआ? सेठ जी, आपको पता भी है कि सीता ने अपने सूखे कुएं में फिर से पानी भर लिया है। और तो और उसकी दुकान पर ऐसी चमचमाती सब्जियां बिक रही हैं कि पूरे गांव में किसी के पास वैसी सब्जियां नहीं हैं। लोग उसकी दुकान पर उमड़ रहे हैं। हमारी दुकानों की बिक्री तो आधी से भी कम हो गई है। क्या यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तो उसका पति रवि मेरे पास आया था, अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया था। अब अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? और उसके कुएं में तो पानी की एक बूंद तक नहीं थी। मैंने तो उससे उसका कुआं भी छीन लिया था। फिर उसके कुएं में पानी कहां से आया? यही तो सवाल है सेठ जी। कहीं किसी ने उसे चोरी छिपे मदद तो नहीं कर दी, या फिर कहीं कोई और चाल चल रही है? अगर ऐसा है तो मुझे पता लगाना ही होगा। यह सीता इतनी चालाक तो नहीं थी कि एक ही रात में अपनी किस्मत बदल डाले। जरूर इसके पीछे कोई राज है। जैसे ही रात होती है, सेठ रवि के घर के बाहर को आ जाता है, चुपके उनकी बातें सुनने के लिए। सीता, अब हमारे पास अच्छे खासे पैसे जुड़ चुके हैं। पहले हमें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा था, लेकिन अब देखो भगवान ने कैसी कृपा कर दी। अगर पिताजी जिंदा होते तो हम उनका इलाज अच्छे से करवा सकते थे। हाँ रवि, अगर पिताजी ने हमें यह बात पहले ही बता दी होती कि हमारे कुएं में जादुई पानी है तो शायद उनकी जान बच सकती थी। हम पहले ही इस पानी का इस्तेमाल कर सकते थे और हमारे खेत कभी सूखते ही नहीं। सच कह रही हो सीता। पिताजी को हमें पहले ही यह राज बता देना चाहिए था। उनकी चुप्पी की वजह से हमने कितने साल गरीबी और तंगी में गुजार दिए। लेकिन अब देखो, हमारे पास अच्छे खासे पैसे जुड़ चुके हैं और खेतों में भी बेहतरीन फसल लहलहा रही है। जो सब्जियां हम उगा रहे हैं वो पूरे गांव में कोई नहीं उगा पा रहा। बिल्कुल,
ऐसी सब्जियां तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। न तो कीड़े लगते हैं, न ही जल्दी सूखती हैं। उनकी चमक और ताजगी देखकर लोग हमारी दुकान पर खींचे चले आते हैं। सेठ घर के बाहर खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि ये सारी दिन उसे जादुई कुएं की है। वह सोचता है कि मुझे भी अगले दिन उसे कुएं में जाना चाहिए और उसमें से ढेर सारा सोना और वरदान लेकर आना चाहिए। सुबह होते ही सीट उसे कुएं के अंदर तू कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है, और तुझे इस जगह का रास्ता किसने बताया? देखो बाबा, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने रवि को एक जादुई पानी दिया है। मुझे भी वही जादुई सोना दे दो ताकि मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है, और तुझे इस जगह का रास्ता किसने बताया? देखो बाबा, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने रवि को एक जादुई पानी दिया है। मुझे भी वही जादुई सोना दे दो ताकि मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तू वही सेठ का लड़का है जिसने कई साल पहले मुझे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे, और अब तू मुझे धमकी देने आया है? बाबा, मैं धमकी नहीं दे रहा, बस सौदा कर रहा हूं। अगर तुम मुझे जादुई सोना दे दोगे तो मैं यहां से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। तू सोचता है कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं जानता हूं कि अगर मैंने तुझे जाने दिया तो तू रवि और सीता को नुकसान पहुंचाएगा। तेरा दिल लालच और कपट से भरा हुआ है, और ऐसे इंसान को जादुई शक्तियां देना एक बड़े अनर्थ को बुलावा देना होगा। बाबा, मुझे वह सोना दे दो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। समय समय तो उन लोगों का अच्छा होता है जिनका मन साफ होता है। तेरा मन तो लालच से काला पड़ चुका है। तू सोचता है कि तुझे जादुई सोना मिल जाएगा और तू अमीर बन जाएगा। नहीं, ये सोना सिर्फ सच्चे और नेक दिल इंसानों के लिए है। तभी बाबा एक जादू करते हैं और सेठ को उसे जादू से उठा उठा कर फेंकते हैं। सेठ बहुत ही डर जाता है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ, कस्में खाकर कहता हूँ, मैं रवि और सीता को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैं बदल गया हूँ। मैं अब वो इंसान नहीं रहा। देख, अगर तू मुझे दोबारा कहीं दिख गया तो इस बार मैं तुझे सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। समझा? ये तेरी आखिरी और सबसे बड़ी गलती होगी अगर तूने फिर से अपनी घटिया हरकतें दोहराने की कोशिश की। नहीं बाबा, नहीं, मैं अब वैसा नहीं हूं। मुझे एक मौका दीजिए, बस एक आखिरी मौका। मैं इस कुएं से निकलते ही सीधा सीता और रवि के पास जाऊंगा, उनके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे माफ कर दें। मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा बाबा, मैं सच कह रहा हूं। सुन ले, अगर आइंदा तूने रवि और सीता के खिलाफ कोई चाल चली तो उस दिन तुझे अपने जिंदा होने पर पछताना पड़ेगा। तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अब निकल और याद रख, ये तेरा आखिरी मौका है। सेठ चुपचाप पूरे से निकालकर भाग जाता है और सीधा रवि के पास जाता है। रवि भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बिना बताए तुम्हारे कुएं में जाने की गुस्ताखी कर दी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। मैंने न सिर्फ तुम्हारे कुएं में घुसने की कोशिश की, बल्कि तुम्हें बर्बाद करने की साजिश भी रची। मैं धिक्कारता हूं खुद को। मुझे अपने लालच और ईर्ष्या ने अंधा कर दिया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं, और आपको हमारे कुएं के बारे में कैसे पता चला? रवि भाई, मैं उस दिन तुम्हारी और सीता भाभी की बातें चुपके से सुन रहा था। मैंने सुना कि तुम्हारे पास कोई जादुई कुआं है, एक ऐसा कुआं जो अनमोल है। लालच में अंधा होकर मैंने तय कर लिया कि मुझे किसी भी हालत में उस कुएं पर कब्जा करना है। मैं रात के अंधेरे में चोरी छिपे तुम्हारे कुएं के पास गया, लेकिन मैंने जो देखा वो मेरी सोच से परे था। कभी भी बिना वजह किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल अनावश्यक होता है बल्कि सामने वाले के लिए असहजता भी पैदा कर सकता है। हर व्यक्ति की अपनी निजता और व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, जिनका दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।